स्ट्रांगली हुआ है। हमारे देश में अगर लड़की खर्चे के लिए पिटीशन डाले तो उसमें 3 या 6 साल लग जाएंगे। अगर वो बच्चों की कस्टडी की पिटीशन डाले तो 5 साल लग जाएंगे। तो सब लोगों ने ये सोचा हुआ है कि 498A 406 डाल दो, चाहे वो सच्चा हो चाहे झूठा हो, उससे किसी ना किसी वे में जल्दी से सेटलमेंट मिलेगी, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसीलिए लॉ कमीशन में ये रिकमेंडेशन एक बार में आई कि इसको बेलेबल कर दिया गया जाए। पर अगर बेलेबल कर देंगे तो बिल्कुल इसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रह जाएगी। तो ये एक बैलेंस है, एक तो अब्यूज ऑफ लॉ को चेक करने का और दूसरा कि हम विमेन को राइट्स दें। तो मुझे लगता है कि वो राइट्स दें जो इम्प्लीमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉकिंग का केस कह रहे हैं तो स्टॉकिंग इम्प्लीमेंट हो सकती है, वॉयरिज्म किसी हद तक इम्प्लीमेंट हो सकती है, पर यह कहना कि कोई किसी को बुरी नजर से देख रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इसको मिसयूज कर सकता है। और सरकार और पुलिस को इसको इम्प्लीमेंट करना, वो सीसीटीवी कैमरास तो हर घर में नहीं लगा सकते, तो इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है और मुझे लगता है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। बिल्कुल। एक और प्रावधान है गीता जी, जिस पर हम चाहेंगे कि आप अपनी राय सामने रखें। मैरिटल रेप की बात भी इस पूरे मामले में सामने रखी जा रही है, उसे लेकर भी विवाद बना हुआ था। अभी तक हालांकि स्पष्ट नहीं है कि जीओएम ने इसे शामिल किया है या नहीं। मैरिटल रेप को क्या आप मानते हैं कि एक प्रावधान है जिसके जरिए महिलाओं के हक को सुरक्षित रखा जा सकता है, या आपको लगता है कि इसका भी बेजा इस्तेमाल होगा? देखिए, एक तो कोई भी कानून का दुरुपयोग होता है। हम हर रोज चीटिंग के केसेस करते हैं, जिसको किसी से पैसे निकलवाने हो, प्रॉपर्टी निकालनी हो, वो उसको चीटिंग और फॉर्जरी का केस की शक्ल देके उसको फाइल कर देता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में। सो ये रोज की बात है, चाहे वो मैट्रिमोनियल लॉ हो, चाहे वो दूसरा कानून हो, चीटिंग का हो, उसका दुरुपयोग होता है। हमारे देश में एक बड़ी कमी है और वो है कि अगर कोई झूठ बोले तो उसके अगेंस्ट पर्जरी की प्रोसीडिंग्स नहीं होती। अगर कोई कंटेम्प्ट करे तो आमतौर पे उसको बहुत ढीली छूट दी जाती है। और अगर कोई क्रिमिनल केस झूठा डाले तो कोर्ट्स का एक कानून का प्रोविजन है 182 का कि हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाल सकते हैं। पर कितने केसेस में मलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है? तो अनलेस हम मैरिटल रेप, मुझे लगता है मैरिटल रेप एक ऐसी प्रोविजन है जिसको हम अगर ले आए तो सबसे पहले हमें इम्प्लीमेंटेशन का देखना पड़ेगा, और सेकेंडली हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई मिसयूज करता है तो हमारे कानून में इतनी स्ट्रेंथ है और हमारी जुडिशियल सिस्टम में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डालें और कोर्ट उसको बिल्कुल। आप ये एक बहुत बड़ा मसला है ये गीता जी, जो आप उठा भी रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैरिटल रेप की बात अगर देखी जाए, उस पर क्या आपको लगता है कि वाकई में इसे इन्फोर्स किया जा सकता है, या ये भी एक समस्या है? इन्फोर्स किया जा सकता है। इसमें पहले तो जो पत्नी होती है, हमारे देश के परंपरा के अनुसार जो जिनकी विवाह होती है वो संकोच करेंगे, लेकिन होता तो है और बड़ा अन्याय भी होता है। और इसीलिए इस प्रकार के एक उग्र प्रावधान लाना, मैं समझता हूं हमारे लिए, देश के लिए अनुकूल होगा। उसका मिसयूज होगा तो उसके लिए उपाय ढूंढने पड़ेंगे, परंतु ये अनिवार्य है मेरी राय में। बिल्कुल। गीता लूथरा जी, अब सवाल ये आता है कि ये तो तमाम प्रावधान है, जब इसको कैबिनेट कमेटी अप्रूव करेगी उसके बाद ये पार्लियामेंट में आएगा, लेकिन न सिर्फ पार्लियामेंट से पारित होना बल्कि सुप्रीम कोर्ट इसकी लीगल स्क्रूटनी के लिहाज से आप देखती हैं कि ये एक ऐसा विधेयक है जो बहुत सोच समझ के लाया जा रहा है, या आपको लगता है कि कुछ लोगों का कहना बहुत जल्दबाजी में हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि लाना है इसलिए लाया जा रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि हम किसी को कोई ना जीने देंगे ना कुछ। अगर हम ऑर्डिनेंस जब आई तो मैं भी उनमें थी कि जिनको लगा कि ऑर्डिनेंस बहुत ही जल्दबाजी में आई है। अब जब वो बिल में थोड़ा सा विचार कर रहे हैं तो सब लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या मतलब हुआ, कैबिनेट को भी एक रजामंदी नहीं है, कैबिनेट भी वन नहीं है। भाई, कैबिनेट का मतलब है कि वो ये डेमोक्रेसी है, वो एक दूसरे में
डिस्कशन करके ही डिसीजन करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1983 में अमेंडमेंट्स हुई थी रेप लॉ में, और अमेंडमेंट तो अभी भी आएंगे। हमारा काफी सख्त है गीता जी, अमेंडमेंट तो अभी भी आएंगे। जब पार्लियामेंट पे इस विधेयक पे चर्चा होगी, अमेंडमेंट तब भी आएंगी। अगर मान लीजिए मैं इस चर्चा को एक दूसरी दिशा देने की कोशिश करूं, रमेश माफ कीजिएगा। बिल्कुल, पर पहले हमको ये देखना है गीता जी, मैं दरअसल एक मान लीजिए कि हमारे इस कानून में कोई खामियां हैं। बिल्कुल नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गीता जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत भी हैं। मान लीजिए कि अभी मैं महिलाओं का पक्षधर बनकर आपसे ये सवाल पूछना चाहूं, जैसे आपने वॉयरिज्म की बात कही, उस पर आपने कहा कि पोर्नोग्राफी दिखाना, किसी के साथ आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, बुरी नजर से देखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो सकता है। लेकिन आमतौर पर महिलाएं गीता जी यही कहती हुई दिखाई देती हैं कि इसी तरीके से उनका शोषण होता है। तो क्या इस पर रोक लगाने का कोई और तरीका हो सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि आप जैसे देखिए कि कोई किसी को बुरी नजर से देखना, किसी से वॉयरिज्म करना, मैरिटल रेप करना, ये सब प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो कानून है 2005 का, जो 2006 में इम्प्लीमेंट किया था, ये सब उस कानून में इस सब की प्रोविजन है जी। और प्रोविजन है कॉम्पनसेशन की, फाइन की, इंजंक्शन की, स्टे की, पेनल्टीज की, ये सब प्रोविजन है। अब क्वेश्चन है क्या इनको क्रिमिनल ऑफेंसेस बनाना है? तो मुझे लगता है आपको स्टॉकिंग को क्रिमिनल ऑफेंस बना सकते हैं, आप वॉयरिज्म को बना सकते हैं। बुरी नजर से देखना, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन खाली उसमें होगा जहां तुम डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होगे। अगर आप सड़क जाते हुए एक आदमी को बुरी नजर से देखोगे तो आपको उस अगर क्रिमिनल प्रोविजन बनाना है तो वो पीनल कोड में ही बनाना पड़ेगा। और अब सुब्रमण्यम स्वामी साहब, एक सवाल जो यहाँ पर सबसे बड़ा उठ रहा है कि अगर इस तमाम प्रावधानों को अगर एक प्रारूप के तौर पे हम देख ले, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इस देश में एक ऐसा एंटी रेप लॉ लाएं जो इस तरह के लोगों को, समाज में महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह के अपराध हो रहे हैं उन पे रोक लगाए, यानी जो इस तरह के व्यक्ति हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके अंदर डर पैदा करे। क्या ये प्रावधान ऐसे हैं जो इन असामाजिक तत्वों के अंदर भय पैदा करेंगे? यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल। अब क्या है कि मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये कैबिनेट में ये विवाद क्यों है। जब ऑर्डिनेंस निकाली जाती है, और मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं, बिल्कुल सारी बिल तो सामने होती है तभी तो ऑर्डिनेंस आ सकती है। ऑर्डिनेंस कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजता नहीं है अकेला, बिल्कुल कैबिनेट की फैसला होनी है और फिर उसको जारी करते हैं। बिल्कुल। अब ये दोबारा क्यों पुनर्विचार कर रहे हैं ये सरकार, मुझे समझ में नहीं आती। इसके माने वो एक प्रकार से नाटकबाजी कर रहे हैं। यही सवाल तो हम भी उठा रहे हैं कि पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तब वो ऑर्डिनेंस साइन होता है। सम्मान नहीं देते हैं जो राजनीतिक दलों में आजकल हैं, उनको लगता है कि उनका खतरा हो जाएगा इसमें। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी या फिर यूपीए कहीं ना कहीं खुद ही सहमत नहीं है और खुद ही अपनी पुरुष वाली मानसिकता से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही? बिल्कुल, इनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपराध किया है और वो समझते हैं कि अब इससे उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उनकी राजनीतिक। तो उनके ये मैं ये समझ में नहीं आती कि आज इनको डिस्कशन करने की क्या अधिकार है। जब आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दी, ऑर्डिनेंस जारी कर दी माने कैबिनेट में डिस्कशन हुआ और उसके सारे प्रावधान कैबिनेट के सामने रखी गई और आप दोबारा कहते हैं ये प्रावधान ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसके माने आपको कहीं ना कहीं डर आई है। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर ये तो डेमोक्रेसी है, अगर लोगों में मतभेद है तो इसीलिए तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है कि मतभेद होना चाहिए जब ऑर्डिनेंस निकाल रहे थे। चलिए गीता जी अगर आप हमें सुन पा अगर आप हमें सुन पा रही, बस एक छोटा सा जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस कानून के बाद सेक्स क्राइम्स में कमी होगी? ऐसा लगता है कि गीता जी अभी हमें फिलहाल नहीं सुन पा रही हैं, हमें इस चर्चा को शायद यही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति यह बनती हुई दिख रही है कि सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं जहां सवाल उठ रहे हैं रमेश, बिल्कुल, वहीं देखना यह होगा कि कानून पहले भी थे,
कानून नए भी आएंगे, लेकिन क्या उसका इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा? क्या वाकई में हम जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे? जमीन में आप तभी उतरेंगे जब इनका एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन अभी चुनौती होगी ऑल पार्टी मीटिंग में कंसेंसस बनाना, फिर पार्लियामेंट से इसे पारित कराना, फिर लीगल स्क्रूटिनी से इसे बचाना। चलिए, तो महिला आरक्षण बिल की तरह कहीं इसका हर्ष न हो जाए, यही है एक बड़ा सवाल। कुछ देर के लिए रुकते हैं और फिर बात करेंगे क्रिकेट की। बिहार में हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। छपरा की ये तस्वीर देखकर लगता ही नहीं कि इम्तिहान हो रहे हैं। खुलेआम नकल चल रही है, रोकने वाला कोई नहीं। नोटिस बोर्ड पर लिखा जरूर है कि नकल करना गैर कानूनी है, पर कानून का पालन कराने वाला कोई नहीं। नोएडा में एक इंजीनियर की लाश मिली है। स्टेडियम के अंदर बने महिला शौचालय के पाइप में रस्सी से लटकी इंजीनियर शशांक यादव की लाश बरामद हुई है। 28 साल का शशांक दिल्ली के कनॉट प्लेस में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में काम करता था। महाराष्ट्र के 38 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया। 2007 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। महाराष्ट्र में सूखे के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से मदद की अपील की है। राज्य सरकार ने इस बार के सूखे को पिछले 40 सालों में सबसे भयंकर सूखा घोषित किया है। हॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग अपनी ऑस्कर विजेता फिल्म लिंकन की सफलता का जश्न मनाने भारत आए हैं। मुंबई में अनिल अंबानी के बंगले पर पार्टी हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन समेत बहुत से बॉलीवुड स्टार शामिल हुए। मलेशिया के इपोह में चल रहे अजलान शाह हॉकी कप में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 3-1 से हराया। हाफ टाइम तक भारत की टीम 2-1 से आगे थी। सेकेंड हाफ में भारत ने एक और गोल किया और पाकिस्तान को करारी मात दी। उत्तर पश्चिम यूरोप में कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई, जिससे आवागमन ठप हो गया। सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी है। रेलों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। यूरोस्टार ट्रेन की सेवाएं भी बाधित हुई हैं। प्रशासन बर्फ हटाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस में बर्फबारी का कुछ अधिक ही कहर देखा जा रहा है। अपनी शानो शौकत और शाह खर्ची के लिए मशहूर ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोलकिया खुद ही विमान उड़ाकर अमेरिका जा पहुंचे। बोलकिया को अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलना था। सुल्तान की इस यात्रा के बारे में जान अमेरिकी राष्ट्रपति काफी प्रभावित हुए। पाकिस्तान के ईसाई समुदाय पर हुए हमलों की तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने कड़ी आलोचना की है। उसका भी ध्यान नहीं रख सकते। इमरान ने लाहौर की जोसेफ कॉलोनी जाकर ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की। लाहौर में ही एक हिंसक भीड़ ने ईसाई समुदाय पर हमला किया था। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। मोहाली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट कल से 3-0 के जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी धोनी ब्रिगेड। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में सीबीआई ने पूर्व वायुसेना चीफ पर दर्ज की एफआईआर। देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी। एनजी रेप बिल को जीएमओ ने दी मंजूरी। कल कैबिनेट में हो सकता है अहम फैसला। श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले में 5 जवान शहीद। जवाबी हमले में 2 आतंकी ढेर। हिजबुल मुजाहिदीन ने ली हमले की जिम्मेदारी। 2 महीने की जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान ने भारत को सौंपा चमेल सिंह का शव। लाहौर की कोट लखपत जेल में हुई थी संदिग्ध मौत।
जी हाँ, गुरुवार का दिन है और धोनी को करना है गुरु की तरह वार। जी हाँ, टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगर मोहाली में ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं तो भारतीय क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान होंगे जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कंगारू टीम को 3 टेस्ट में हराया होगा। मोहाली में धोनी एंड कंपनी रचने वाली है इतिहास।